बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। द इक्विक ग्रीन, हम जो पोएम है उसका लास्ट लेक्चर में जो उसकी ट्रांसलेशन है और जो हमने पूरा उसको समझ लिया था और उसकी इस्तेलाहात भी हमने स्टार्ट में सिखाई थी, उर्दू से भी कंपैरिजन किया था। और होपफुली आपको वो क्लियर हो गया होगा कि इस जो ट्रांसलेशन थी उनके मकासद क्या थे, और आप समझ भी गए होंगे काफ़ी हद तक। लेकिन आज हम आगे मजीद पढ़ रहे हैं और आप होपफुली बेस्ट प्लेटफॉर्म पे ये जो लेक्चर हैं आपको काफ़ी हेल्प कर रहे होंगे। तो अगर आप समझते हैं कि ये कावेज अच्छी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आइंदा ये लेक्चर मिलते रहें, क्योंकि इससे पता लग रहा होता है हमें, क्योंकि हमारा एक नया प्लेटफॉर्म है। अपनी मेहनत से हम नया सिलेबस से ये कोशिश कर रहे होते हैं और होपफुली आपको आपकी यही अप्रिसिएशन आपको हमारे लिए हौसले का बायस बनती है। तो आइए आज हम लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम एक्सरसाइज में गो थ्रू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बुक के मुताबिक, ये बुक आपके सामने है, अबाउट द पोएट, शेर के मुतालिक, यानी कि विलियम ब्लैक, जिन्होंने ये पोएम द इक्विंग ग्रीन लिखी थी। तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि आपको नॉलेज होना चाहिए, आपके को पता होना चाहिए किसने लिखी, उसके उनके उनके बारे में थोड़ा बहुत जो दिया गया बुक में। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मार्क्स तो हमने लेने लेने हैं, लेकिन हमें ये भी आइडिया हो कि हमने नॉलेज भी गेन करना है ताकि फ्यूचर में भी कभी हमें कभी जरूरत पड़े तो हमें पता हो ये क्या है। तो विलियम ब्लैक देख ले, ये देखिए जी, पूरा एक पैराग्राफ उस पर लिखा हुआ है आपकी बुक में, सामने आपने ओपन की होगी। बुक आपके पास होपफुली होनी चाहिए, होगी, स्क्रीन पे भी इजीली नजर आ रही है। तो आइए, हमने हमेशा की तरह अपने नोट्स तैयार रखे हुए हैं, बड़े इजी अंदाज में हम डिलीवर कर रहे होते हैं यही बातें, और साथ उसका ट्रांसलेशन भी लिखा होता है ताकि वो स्टूडेंट्स जो उनकी इंग्लिश कमज़ोर है, वोकेबलरी कमज़ोर है, टेंसेस कमज़ोर हैं, वो उनको भी समझने में बहुत आसानी हो। इन लेक्चर्स का मकसद भी यही है, इन असिस्ट करने का, सपोर्ट करने का मकसद ही यही है, क्योंकि हम कॉलेजेस या मैं हमेशा कहता हूँ एकेडमी की तरह नहीं पढ़ा रहे होते। हम घर बैठे उन स्टूडेंट्स को हेल्प आउट कर रहे हैं जो माशाल्लाह जिनमें छोटी बड़ी खामियां वो दूर करें, जिनकी वीकनेस है वो भी हमारे साथ चल रहे हैं, तो वो कमजोरी अपनी दूर कर सकते हैं। हमने इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन का भी साथ, आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर देखेंगे तो हम लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। तो इसी तरह जो स्टूडेंट अच्छे हैं वो भी इससे मुस्तफीद हो सकते हैं, उनके लिए भी बहुत सी चीज़ें आगे हैं ताकि वो मजीद अपने नॉलेज में और अपने उसमें इजाफा कर सकते हैं। आइए हम अपना नोट्स पे चलते हैं सीधा। जी, अबाउट द पोएट विलियम ब्लैक। जी, तो सामने आपके ये देखें जी, हमारे पास एक पैराग्राफ दिया गया है, तो हम खुद पढ़ें। लेकिन दूसरा तरीका है, हमने हमेशा कोशिश की है कि डिजिटल तरीका भी यूज़ किया जाए ताकि हमारे लिए ये डिजिटल वेब से भी हम उसको प्रोनाउंस करवाते रहें। तो ये मैं बुक पे आ गया हूँ दोबारा। तो हम चलते हैं जी, अपने डिजिटल तरीके से भी उसको स्टडी इसको करवाते हैं जी। जी, आप सुने पहले ये जो पोएट के हवाले से आप सुन रहे हैं, और नीचे फिर मैं उसको साथ साथ आप ट्रांसलेशन भी देखते रहें और फिर हम पढ़ भी लेते हैं जी। About the poet, William Blake. William Blake, 1757 to 1820. सॉरी, इसकी हमने टोन एडजस्ट करनी है, ये ज़रा स्पीड ज़्यादा है, तो हम इसको कम कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। About the poet, जी। William Blake. William Blake, 1757 to 1827, was an English poet and painter, known for his unique and visionary work. He wrote The Echoing Green, a poem that reflects themes of innocence, nature, and the cycles of life. In this poem, he expresses the joy and innocence of children's early life experiences and appreciates nature in simple words. Blake often combined his poetry with illustrations, creating a blend of visual and literary art. जी, तो आपने ये सामने देखा है इसका कि ब्लैक विलियम 1757 से 1827 में तक रहे, यानी 1757 में उनकी पैदाइश है, 1827 तक तो फौत हो गए थे। इंग्लिश एक शायर हैं, ये देखें नीचे आपका, और पेंटर मुसव्विर भी थे, ये देखें जी। ये साथ साथ ट्रांसलेशन भी आप देख सकते हैं, नीचे लिखी हुई है बड़े इजी वे में।
आप अपने देख सकते हैं, नॉन फॉर यूनिक एंड विजनरी वर्क, जो अपने मनफरद बशीर अफरोज काम के लिए जाने जाते थे। He wrote the Echoing Ring, a poem that reflects theme of innocence, nature and the cycle of life। उन्होंने द इकोइंग नामिक ग्रंथ जो मौसूमियत के मौजूदात, फितरत, जिंदगी की तरीक़ा थी, इस तरह वो बच्चों के जिंदगी के तजुर्बात की खुशी और मौसूमियत का इजहार करते हैं। तो ऊपर आप देख रहे होंगे, और सादा लफ्जों में, अल्फाज में फितरत की तारीफ करते हैं। बल्कि बलायक अक्सर अपनी शायरी को तस्वीरों के साथ मिलाकर पेश करते थे, जिससे बसरी और अदबी फन का एक इम्तजाज पैदा होता था जी। ठीक है जी, आपकी जो विजन है, सोच है, तो उनका विजुअल जो चीजें थी उनका भी एक मिलाप इसमें शामिल था। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया कि ये शहर क्या है, हमने प्रोनाउंसिएशन भी करार दी है। और अब हम सीधा मूव कर रहे हैं जी कि सेंट्रल एरिया ऑफ पोएम क्या है, नज़म का सेंट्रल एरिया, क्योंकि आपकी बुक के मुताबिक दिया हुआ है। कभी आ सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि इसका मरकजी ख्याल लिखें, ये देखें जी। तो हमने वही अपनी एफर्ट की हुई है, अपने नोट्स बनाए हुए हैं उसी तरह। तो सेंट्रल एरिया ऑफ द पोएम, तो इसको हम अभी प्रोनाउंस करवा लेते हैं अपने डिजिटल टूल से, और नीचे आप फिर उसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं जी। The central idea of William Blake's poem The Echoing Green is the joyful and harmonious relationship between nature and human life. The poem celebrates the happiness of children playing and the wisdom of the elderly, all within the peaceful setting of a green field. The progression of the day is reflected through the cycle of life. The passage of time is symbolized in the bright morning which is giving way to a calm evening. जी, कॉम इवनिंग, यानी कि पुरसकून। विलियम ब्लैक की नज़म दी इक्विंग ग्रीन का मरकजी ख्याल फितरत और इंसानी जिंदगी के दरमियान खुशगवार और हमआहंग ताल्लुक है। ये देखें जी, इसका इन्होंने ट्रांसलेशन हमने कर रखा है। ठीक है ना, नेचर, कुदरत, ह्यूमन लाइफ, इक्विंग ग्रीन जो आपकी पोएम है। ये नज़म एक सरसब्ज मैदान के पुरअमन माहौल में खेलते हुए बच्चों की खुशी और बुजुर्गों की दानिशमंदी का ये ट्रांसलेशन है जी। पूरी मैं कंप्लीट पढ़ रहा हूँ आपके लिए। जश्न मनाती है दिन का गुजरना जिंदगी के चक्कर या दायरे के जरिए जाहिर होता है। वक्त का गुजरना रोशन सुबह की अलामत है, जो पुरसुकून शाम को रास्ता दे रहा है। तो ये बहुत खूबसूरती से उन्होंने, लास्ट टाइम भी आपने जिक्र किया था कि बड़ा इसमें ग्रीनरी का जिक्र किया, फिर बचपन के देखा, फिर सूरज जब तलू होता है तो ये उसका जिक्र है, गरूब होता है, तो जिंदगी को भी इसी तरह बुढ़ापे, जवानी, तो बड़ी खूबसूरती से उन्होंने एक्सप्लेन करेंगे। बड़े वो उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने बड़ा एफर्ट से ये सिलसिला कैरी किया है। तो आइए, हमने अभी तक ये भी देख लिया, अब हम ग्लॉसरी हमेशा की तरह लोग देखते हैं, जो छोटी डिक्शनरी भी कह सकते हैं। हर जो आप पढ़ रहे हैं यूनिट, उसके एंड में ये लाजमी दिया होता है। तो ये ग्लॉसरी, अभी हम बुक की तरफ दोबारा जा रहे हैं जी। ये देखें जी, ये ग्लॉसरी है। ये उसके वर्ल्ड हैं, ये देखें जी। थ्रश से लेकर आपको पहले भी समझाए हुए हैं, लेकिन क्योंकि बुक वालों ने इसकी मीनिंग्स भी कर दी हैं, तो हमने इसकी ट्रांसलेशन हमेशा की तरह कर दी है, बड़े इजी वे से। आप इसको स्टडी करें और सामने रखें। आइए नोट्स की तरफ जाते हैं, ताकि आपको एक एक चीज समझा रहे हैं, ताकि आपके नॉलेज में भी इजाफा हो और आप माशाल्लाह मार्क्स भी अच्छे ले सकें। और जो बच्चे वीक हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स से पास हो, नॉलेज गेन करें। और जो लैक स्टूडेंट है या पढ़ने वाले बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, वो उससे ज्यादा करके बोर्ड में डिस्टिंक्शन कर सकें। ये ऐसे तरीके हम मेथड अडॉप्ट किया हुआ है इंशाल्लाह। तो वर्ड है जी थ्रश, हमने बोला था ना आपको, कल मैंने पिक्चर भी दिखाई थी। ये आसमानी तोती या परिंदा है एक, ठीक है, चिड़िया नुमा तोती उसको बोल रहे होते हैं। ये टाइप ऑफ संग बर्ड, गाने वाले परिंदे की किस्म, ये आपके बुक के मुताबिक है। ठीक है जी, उसका ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं, जो मीनिंग है। अच्छा, फिर चेयरफुल, खुश जिसे हम कहते हैं। चेयरफुल है फीलिंग और शोइंग हैप्पीनेस, और जो है खुशी, तो ये खुशी को महसूस करना या जाहिर करना। फोक, लोग जिसे कहते हैं। पीपल एंड जनरल, जो आम लोग जैसे हम बोल रहे होते हैं ना जनरली। तो डिसेंड क्या होता है जी, उतरना। ठीक है जी, टू मूव और गो डाउन, नीचे चलना या जाना। ठीक हो गया जी, ये हो गया। और यूथ, फिर आपको पता है नौजवान, जो जवान है। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन ए पर्सन इज यंग, जिंदगी का वो दौर जब कोई शख्स जवान होता है। पीरियड कहते हैं दौर को, वक्त को। टिपिकली रेफर्स टू द टाइम बिफोर एडल्टहुड, आमतौर पर बलोगत से पहले का वक्त मुराद है, जब बंदा बालिग हो जाता है। ठीक हो गया जी, तो उससे पहले का मुराद, उसको यूथ कहते हैं। नेक्स्ट है वेरी। वेरी होता है जी थका हुआ होना, वेरी, थका हुआ होना। फीलिंग वेरी टायर्ड, बहुत थकावट महसूस करना, स्पेशली आफ्टर वर्किंग हार्ड और एक्सपीरियंसिंग
समथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि खास तौर पर वर्किंग और जदोजहद, खास तौर पर सख्त मेहनत करने, या आर क्या एक्सपीरियंसिंग, यानी कि तजर्बा करने के बाद, समथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, कोई तवील अरसे के लिए कोई तजर्बा करने के बाद। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है मेरी। मेरी क्या होता है? एक होता है MARR वाई, मैरी, मैरी में शादी करना, मेरी, मेरी बना खुश, हैप्पी एंड फुल ऑफ जॉय, खुश और खुशी से भरा हुआ, ऑफन, अक्सर औकात, ठीक है, ज्यादातर, एसोसिएटेड, मुंसलिक होना, ठीक है ना, वाबस्ता होना, विद लाइवली, लाइवली में ना जिंदा दिली, ठीक है ना, जिंदगी की तरफ इशारा, चेयरफुल, चेयरफुल का मतलब खुशगवार, चेयरफुल खुशगवार तर्ज अमल या रवैया, ये देखिए अक्सर जिंदा दिली खुशबाद से वाबस्ता होता है। तो नेक्स्ट जी हम जा रहे हैं रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, साथ साथ हमें ये नहीं भूलना कि हमने बुक को भी देखते जाना है, क्या हम उसके मुताबिक चल रहे हैं। तो ये देखें जी, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, अगर ये पढ़ना, पढ़िए और तरकीबी सोच आप अपनाने लगे हैं, जिनमें हमें है हमेशा की तरह क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ए पार्ट है तो सवालों के सात के जवाब हमने देने हैं। तो इन सात के लिए भी हमने नोट्स अपने रख लिए हैं, अपने उस हिसाब से हमने मेहनत करके टू द पॉइंट और कंसाइज इनके आंसर रखे हुए हैं आपके लिए। आप माशाल्लाह इनको सामने देखते जाएं, नोट करते जाएं, वीडियो है उसको पास करके लिख भी सकते हैं। अगर कोई हमसे नोट्स मंगवाना चाहेगा तो इंशाल्लाह वो भी मंगवा सकता है, कॉन्टैक्ट्स आखिर में देंगे। लेकिन इंशाल्लाह वेबसाइट भी हम एक लॉन्च करेंगे बिट्स की, तो उस पर भी ये अवेलेबल होंगे फॉर फ्यूचर, क्योंकि ये इनिशियल है, अभी यूट्यूब चैनल पे ये लॉन्च हो रहे हैं, फिर इनको वेबसाइट पे होगा डालेंगे, और मजीद सब्जेक्ट भी आहिस्ता आहिस्ता हम ऐड कर रहे हैं इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए। सॉरी, हम कॉन्टैक्ट में चले गए, लेकिन ये आया जी। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी सोच। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मुझे 10 सवाल के जवाब दें जी। क्या है जी? नंबर वन सवाल, क्वेश्चन है जी, वो सात थे ना, तो हम सात, पहला क्वेश्चन वहाँ क्या था, क्या है, व्हाट पैटर्न ऑफ राइमिंग डू यू सी इन द पोएम, नज़म में आपको किस किस्म का काफिया नजर आता है, जो आखिरी अल्फाज आपने पढ़े हुए हैं उर्दू में, कल मैंने बताया भी है, समझाया काफिया। एंड हाउ डज इट अफेक्ट द मूड, ये मिजाज पर क्या असर डालता है, नज़म में आपको किस किस्म का काफिया नजर आता है, ये मिजाज पर क्या असर डालता है। ये देखिए जी, पोएम के आखिर में पहला क्वेश्चन है, तो हमने इसको कोशिश की है अच्छे अंदाज में आपको इलस्ट्रेट कर दें। द हाँ, ये देखें जी, मैं जरा ऊपर कर रहा हूँ ताकि आपको जवाब भी सही है, और उस नीचे आप ये भी पढ़ते जाएं। द पोएम फॉलोज एन AABB रैमिंग पैटर्न वेयर ईच पेयर ऑफ लाइन्स रैम्स, रैम्स माने काफिया वाइज, उसके हम उसका हम काफिया आ रहे होते हैं, अल्फाज आ रहे होते हैं, ठीक है जी। तो इसमें AABB इंग्लिश के मुताबिक ये जो AABB पैटर्न है, तो वो इस तरह लिखा होता है कि हर मकसद हर पेयर लाइन के साथ एक एक वर्ड, यानी कि सिमिलर आ रहा होता है, राइम्स कर रहा होता है। दिस रेगुलर एंड म्यूजिकल स्ट्रक्चर गिव्स द पोएम ए जॉयफुल एंड रिदमिक टोन, ठीक है जी। रिदमिक टोन यानी कि ताल वाली, जैसे कहते हैं ना, अच्छी तालमेल, ताल से किसी चीज की आवाज आना, एंड इनहांसिंग इट्स थीम, तो इनहांस करना, बढ़ाना किसी चीज का, ठीक है, थीम या मौजू ऑफ इनोसेंस, इनोसेंस मासूमियत, हार्मनी हम आएंगी एंड नेचर, ठीक है जी। बाकी आप देख लें, ये सारी चीजें हैं, और इसका उर्दू में जवाब देखें जी, उर्दू में नज़म में ABB काफा बंदी, काफिया बंदी का नमूना इस्तेमाल किया गया, जहाँ आप दो मिसरे आपस में, हम काफिया, हम लाइन बोल रहे हैं तो उसको एक एक को मिसरा भी कहते हैं हर लाइन को, ठीक हो गया जी। और ये हम काफिया जिनके एक एक आवाज होते हैं, ये बाकायदा और मौसीकी की साख्त नज़म को एक खुशगवार नगमाती अंदाज देती है, जो फितरत में मासूमियत और हमआहंगी के मौजूद उजागर करता है। दैट्स इट, ये था हमारा इंग्लिश में कुछ आंसर, और उर्दू में हमने ट्रांसलेट कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो, और आपको लिए बड़ा इजी हमने ये बड़ा तरीके से इसको कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड एग्जांपल्स ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज इन द पोएम, इफ यस व्हाट डू दे ऐड टू द मीनिंग। अब देखिए, फाइंड एग्जांपल क्या मिसाला दे सकते हैं। फिगरेटिव होता है अलामती लैंग्वेज, जबान, ठीक है, जो कि आमतौर पर किसी को तशबीह देना, इस्तिआरा का इस्तेमाल करना, अदबी मुहावरात होते हैं उनके हवाले से ये बोली जाती है। तो इफ अगर ये है, वो कहता है जी इस पोएम में कोई है ऐसी चीजें, फिर अलामती जबान या तशबीह इस तरह यूज हुए हैं, तो अगर हाँ, तो वो मानी नजर में क्या इजाफा करते हैं, तो किस तरह का वो इजाफा कर रहे हैं अगर फिगरेटिव यूज हुए हैं तो जी आप देख लें। वो कहते हैं यस, जी हाँ, बिल्कुल, हमने जो आंसर है बिल्कुल लिखता है। द पोएम यूजेस पर्सोनिफिकेशन, यानी कि शख्सियत निगारी, शख्सियत के हवाले से। द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काई, सूरज तलू होता है और आसमान को खुश करता है, देखिए तलू होना रोशनी फैलती है,
आसमान अब खुद बहुत खुश तो नहीं होता, लेकिन इंसान दुनिया भरता है, तो उसने इसके लिए देख लें आपको ये किस से आपकी फिगरेटिव लैंग्वेज यूज हो रही है, ठीक है जी। तशबीह और इस तरह का कॉन्सेप्ट है जो लास्ट टाइम ने समझा दिया था। द सन डज अराइज, ठीक है ना, एंड इमेजिनरी, ठीक है ना, पहली चीज है शख्सियत निगारी, दूसरी होती है इमेजिनरी, तस्वीरी जबान। चिल्ड्रन प्लेइंग, बर्ड सिंगिंग, देखें बच्चे खेल रहे हैं और परिंदे गा रहे हैं, तो इसको तस्वीरी जबान मतलब बच्चों के अलावा इस्तेमाल की गई है। नज़म को मजीद जानदार जरूरत बनाती है। दीज एड विविडनेस, यानी कि जानदार साफ बड़े अच्छे अंदाज में। एंड इमोशन, जज्बात, डेप्थ, गहराई वाले जज्बात। मेकिंग नेचर फील अलाइव एंड जॉयफुल। अलाइव माना जिंदा करना किसी चीज को, जिंदगी की महसूसात करना, जिंदा दिली दिलाना, एंजॉयफुल खुश गवाह। ये देखेंगे ये नज़म को मजीद जानदार जरूर बनाती है, फितरत को जिंदा और खुशी महसूस कराती है। होपफुली आपके सामने क्वेश्चन आंसर आपके सामने आ चुका, उर्दू की ट्रांसलेशन आ चुकी, तो आप माशाल्लाह इसको नोट भी कर सकते हैं, आपके सामने है। और तो आपको उम्मीद है ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा इस पोएम का। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको आसानी से हर एक मीनिंग, आपकी प्रोनाउंसिएशंस और उसकी नॉलेज आपको मिले। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है हमारा ये सिलसिला, तो हौसला अफजाई हुई, मैं फिर कहता हूँ कर दिया करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन भी दबा दें, और लाइक शेयर भी कर सकते हैं, दोस्तों को भी बता सकते हैं जो बच्चे बच्चियां घर में, क्योंकि नया सिलेबस है और बहुत सा शार्टेज होगी इन चीज़ों की अभी, क्योंकि नई बुक आई है जो पीसीटीबी ने लॉन्च किया है। तो हमारा मकसद है कि जितना हो सके आप लोगों की आसानी पैदा की जाए। फिर आपका बस यही रिक्वेस्ट करते हैं ताकि हमें पता लगे कि हमारे ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो माशाल्लाह सब्सक्राइब कर रहे हैं, इतना वो लाइक कर रहे हैं। अपना फीडबैक अगर देना चाहें तो कमेंट्स में दे दिया करें। इम्प्रूवमेंट हमने करनी है, कॉन्टैक्ट्स भी आपको दे देंगे, व्हाट्सएप भी अपना, तो वो भी उसमें भी रब्ता कर सकते हैं आप। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। वेच वर्ड्स और फ्रेजेज शेप योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम, यानी ये अल्फाज, कौन से अल्फाज और फ्रेजेज, जुमला, जिसे आपको पता है फ्रेज जो अलाज और फ्रेज होते हैं, दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। शेप, शेप योर अंडरस्टैंडिंग, समझने में मदद देना या उसका शेप करना ऑफ द पोएम, पोएम का कौन सा अल्फाज जुमला नजर को समझने में मदद देते हैं जी। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर क्या होगा? वर्ड लाइक द मेरी बेल्स रिंग, ठीक है ना, जैसे मेरी बेल्स रिंग क्या होता है, खुशी की घंटियां। ओल्ड जॉन, बूढ़ा जॉन, ठीक है जॉन। लाइक बर्ड इन देयर नेस्ट, घोंसले में परिंदों की तरह। एंड डार्कनिंग ग्रीन, और तारीक सब्ज मैदान। हेल्प द रीडर अंडरस्टैंड द साइकिल ऑफ लाइफ, ये क्या हेल्प कर रहे होते हैं? लाइफ का दायरा, द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की यानी कि मासूमियत, और पीस ऑफ ओल्ड एज, और उम्र जो बुढ़ापे की पुरसकून। ये देखेंगे ये मानेंगे जैसे खुशी की घंटियां, बूढ़ा जान, घोंसले पर, और तारीख सब्ज मैदान, कारी को जिंदगी का दायरा, बचपन की मासूमियत और बुढ़ापे में मदद, यानी नज़म का मफहूम समझने में काफी हद तक ये मददगार होते हैं। वे शहरो शायरी में बहुत सी चीजें आपको पता है वो बंदे को खुद परसीव करनी होती हैं कि शायर ने किस हवाले से लिखा है, तो इस हवाले से फिर आपको अंडरस्टैंड करना होता है जी। अगला हमारा आ गया जी चौथा क्वेश्चन। व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द रिलेशनशिप और मैसेजेस इन द पोएम? इन्फर में अक्स करना, ठीक है ना, रिलेशनशिप ताल्लुक को, मैसेज पैगाम, फराम द वे तरीके से, करेक्टर, अब ये करेक्टर किरदार होते हैं जो, आर एलिमेंट अनासर कह सकते हैं, चीजें कह सकते हैं, आर डिस्क्राइब वजाहत होते हैं। नजर में किरदारों या चीजों के अंदाज बयान से आप क्या ताल्लुकात या पैगामात अक्स करते हैं? तो जवाब क्या है जी? द पोएम रिफ्लेक्ट्स ए क्लोज बॉन्ड बिटवीन और जनरेशंस, ठीक है ना। बॉन्ड क्या होता है? गहरा जो ताल्लुक होता है आपका, यानी कि नज़म नस्लों के दरमियान गहरे ताल्लुक को जाहिर करती है। क्लोज बॉन्ड, करीबी, ठीक है, ताल्लुक। जनरेशन, नस्लें, रिफ्लेक्स माने अक्कासी करना, जाहिर करना। चिल्ड्रन प्ले वाइल द एल्डरली वॉच एंड रिकॉल देयर यूज, चिल्ड्रन बच्चे खेलते हैं जबकि क्या करते हैं, वाइल इस दौरान बूढ़े जो होते हैं, बुजुर्ग हैं, वो वॉच देखते हैं और रिकॉल और अपनी याद दहानी करते हैं, याद ज्यादा करते हैं यार यूथ, अपनी नौजवानी को, ठीक है जी। ये देखेंगे कहता है बच्चे खेलते हैं, बुजुर्ग उनका मतलब अपनी जवानी को याद करते हैं। इट शोज, ये दिखाते है, पैगाम देती है, मैसेज ऑफ पीस, अमन, यूनिटी, इत्तेहाद, नेचुरल रिदम, फितरती कुदरती ताक, ठीक है ना, या फितरी निज़ाम है ना कुदरत का और जिंदगी का, यानी कि ये निज़ाम अमन, इत्तेहाद और जिंदगी के कुदरती ताल, फितरी निज़ाम का पैगाम देती है। तो होपफुली आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। व्हाट न्यू आइडियाज और फैक्ट डिड यू लर्न, यानी कि नए आइडिया, नए ख्यालात
आर फैक्ट्स, मालूमात दैट यू सीखी, आपने कौन सी नया ख्याल या मालूमात सीखी, एंड हाउ डू दे रिलेट टू व्हाट यू ऑलरेडी नो, और हाउ डू दे रिलेट, दे का इधर प्रोनाउन है, तो उन फैक्ट्स आइडिया का तरफ इशारा कर रहे हैं, वो किस तरह ये आपकी पहले से मौजूद मालूम से कैसे ताल्लुक रखते हैं, ऑलरेडी नो, ठीक है जी। तो इसका सवाल है, आप जवाब भी देखें और फिर इसकी हम एंड में वो लेके चलेंगे आपको। आई लर्न हाउ नेचर एंड ह्यूमन लाइफ आर इंटरकनेक्टेड, ये मैंने सीखा कि नेचर, फितरत और इंसानी जिंदगी किस तरह इंटरकनेक्ट जुड़े हुए हैं। द आइडिया दैट, ख्याल, तस्वर, यूथ के यूथ नौजवान, एडल्टहुड, ठीक है ना, जिसे हम जवानी कहते हैं, एंड ओल्ड एज और बुढ़ापा, ठीक है, इसको यूथ को इसको बचपन के में भी लिया जा रहा है और बालक के हवाले से लिया जा रहा है, ठीक है ना। बचपन है एक, जिसे हम यूथ कह रहे हैं, एडल्टहुड क्या है, बालकपन है या जवानी है, एंड ओल्ड एज बुढ़ापा है। Parts of the cycle relate to that I know about life stages and they are important in literature and real life। ये देखें जी, इम्पोर्टेंस में अहमियत है, मैंने सीखा कि फितरत इंसान जिंदगी आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। ये ख्याल के बचपन, जवानी, बुढ़ापा जिंदगी के एक ही दायरे के हिस्से हैं। मेरा इससे अभिप्राय कि अदबी और हकीकी जिंदगी में मुख्तलिफ उम्रें किस तरह अहमियत रखती हैं। देख रही हैं जी, ये हमारा हो गया पांचवा क्वेश्चन, उसका आंसर हम अब छठे पे हैं, फिर आखिरी सातवां क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है इसमें। सिक्स है, हाउ कुड यू पुट द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इनटू योर ओन वर्ड, आप इसमें मतलब अपने अल्फाज में कैसे बयान कर सकते हैं। हमने शॉर्ट फॉर्म में, वैसे तो मरकजी ख्याल हमने ऊपर बुक में भी बताया गया था, वो भी आप उसको देख सकते हैं, उसकी भी इलस्ट्रेशन हमने दी है। तो इस क्वेश्चन में भी आ गया है, तो क्या है जी, द पोएम शोज द जॉय एंड पीस, जॉय में खुशी, पीस में अमन, फाउंड है ना, या कुदरत में जो पाया जाता है, एंड चाइल्डहुड बचपन, एंड हाउ लाइफ जेंटली, जेंटली माना नरमी से, ठीक है ना, और आराम से, मूव्स, चलती है, फ्रॉम यूथ टू ओल्ड एज, बुढ़ापे की तरफ, जवानी से, ठीक है, यूथ मकसद है जवानी से, ऑल विद इन द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, ये तमाम नेचुरल वर्ल्ड, फितरत की दुनिया की खूबसूरती है। देखें जी, नाज़्म फितरत और बचपन में पाई जाने वाली खुशी और सुकून को जाहिर करती है, ये कि सारी जिंदगी फितरत को भी खूबसूरती में किस तरह आराम से बचपन से बुढ़ापे की तरफ जाती है। तो ये भी उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपका आंसर। तो आज आज का हमारा ये लास्ट, आज का क्वेश्चन लास्ट है, लेकिन आगे टॉपिक है। तो सेवंथ क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द डिटेल्स गिवन, दी गई तफसीलात की बुनियाद पर, व्हाट कैन यू गेस अबाउट द डीपर थीम्स, डीपर गहरे मौजूआत और मैसेजेस, पैगामात इन द पोएम, ठीक है ना, दी गई तफसील की बुनियाद पर आप नज़म के गहरे मौजूद कि क्या अंदाजा लगा सकते हैं, इसका मतलब है। तो ये देखें जी, एक और आंसर हमने लिखा है, बड़े ये बड़ी हार्ड वर्क से कोशिश करते हैं, काफ़ी टाइम लेके, और फिर इसकी प्रूफ रीड करके आपके सामने, आपके ये क्वेश्चन के आंसर हैं जो आपके सामने है। द डीपर थीम्स इंक्लूड द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड, तो गहरे मौजूआत क्या है, में बचपन की मासूमियत होती है, बचपन की मासूमियत, द इनएविटेबिलिटी ऑफ एजिंग, यानी कि बुढ़ापे की नागुज़ीर, इनएविटेबल, जिससे कि बहुत ज्यादा जरूरी ऑफ एजिंग, ठीक है, बुढ़ापे की हकीकत होती है, एंड द पीस दैट कम्स, और जिंदगी कबूल करने से हासिल होना सुकून, दैट कम्स विद द एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ साइकिल, जिंदगी के चक्कर या जिंदगी का दायरा चल रहा है हमारा, हमारे एक दायरे में ही घूम रहे हैं ना, तो उसकी जो बता रहे हैं जी, गहरे मौजूआत में बचपन की मासूमियत, बुढ़ापे की नागुज़ीर हकीकत और जिंदगी के चक्कर को कबूल करने से हासिल होना सुकून शामिल हैं, ठीक है जी। उसके बाद इट आल्सो सजेस्ट, ये भी जाहिर करते दैट जॉय एंड सॉरो, खुशी और गम, आर बोथ नेचुरल पार्ट्स ऑफ लाइफ, कुदरती जिंदगी के कुदरती हिस्सा हैं। तो हमने अभी ये सेवंथ क्वेश्चन भी, ये देखें, ये आपके सामने है, ये आपने आंसर कर दिया हुआ है, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। तो आइए देखते हैं बुक के मुताबिक हमारा अगला क्वेश्चन क्या है जी। ये देखें जी, वोकेबुलरी एंड ग्रामर, यानी कि जखीरा अल्फाज और ग्रामर है, वोकेबुलरी एक्विजिशन है, जखीरा अंदाज, जखीरा अल्फाज के हवाले से ये क्वेश्चन है। इसी तरह हमने फिर अपने नोट्स की तरफ चल रहे हैं, हमने वो भी सारे रखे हुए हैं, उसकी ट्रांसलेशन की हुई है, तो आसानी से समझने में, ताकि आपको आसानी हो। ये देखें जी, अल्फाज और ग्रामर, और एक्विजिशन होता है हसूल, ठीक है जी, हासिल करना। तो वोकेबलरी एक्विजिशन क्या है, जखीरा अल्फाज का हसूल, ये इसका मतलब हसूल है। तो क्या पहला पहला, चूज 3 न्यू वर्ड्स फ्रॉम द इक्विंग ग्रीन, ये आपका सवाल है। ये देखें जी, ये आपको मैं बता देता हूँ, ये चूज 3 वर्ड्स फ्रॉम इक्विंग ग्रीन दैट वर अनफेमिलियर टू यू, तो यही बिल्कुल सेम, दैट वर अनफेमिलियर टू यू, फॉर ईच वर्ड प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। इक्विंग ग्रीन में से 3 नए अल्फाज मुंतखब जो आपके नावाकिफ थे, हर लफ्ज के लिए मालूमात फराहम करें।
तो क्या चीज थी ये, इस तरह था, वर्ड हो उसका पे डेफिनेशन सेंटेंस हो, वर्ड हो डेफिनेशन सेंटेंस हो, वर्ड हो डेफिनेशन सेंटेंस हो। तो ये हमने यानी कि क्या करें, अनफेमिलियर वर्ड अपने हिसाब से ढूंढने थे, तो हमने तीन ढूंढे, उनका फिर डेफिनेशन देखी और उसको उसको ट्रांसलेट किया और फिर फिक्रा भी बनाया ताकि आपके लिए आसानी रहे। ये देखें जी, अब हमने तीन ये देखे, थ्री वर्ड, न्यू वर्ड फ्रॉम इक्विंग ग्रीन, जो हमें अनफेमिलियर थे, उसका मतलब ये है। नंबर वन वर्ड है इक्विंग, मसला गूंजती हुई, गूंज रही, इस तरह। डेफिनेशन तारीफ क्या है, रिपीटिंग साउंड काज बाई रिफ्लेक्शन साउंड वेव, आवाजों की लहरों की अक्कासी की वजह से आवाज को दोहराना, ठीक है ना, आवाज की लहरों की अक्कासी की वजह से रिपीट करना, ठीक है ना, काज में रिफ्लेक्शन अक्कासी मोनोकस होना, और साउंड वेव्स क्या होती है, आवाज की लहरों का। तो ये उसकी तारीफ हो गई। अब सेंटेंस बना रहे हैं, द चिल्ड्रंस लाफ्टर, बच्चों की हंसी, ठीक है जी, वाज इक्विंग, गूंज रही थी, थ्रू द ग्रीन फील्ड, सब्ज मैदानों में, ठीक है ना, यानी कि बच्चों की हंसी सब्ज मैदानों में गूंज रही थी। उम्मीद है आपको इसका डेफिनेशन का भी आइडिया हो गया और सेंटेंस भी, और यही समय से पूछा जा रहा था। अगला है हमारा सपोर्ट, SPORT, सपोर्ट। डेफिनेशन क्या है, इन ओल्डर यूजेज इट मीन्स प्लेफुल एक्टिविटी, यानी पुराने इस्तेमाल जो करते थे उसका मतलब होता है कि इसका मतलब खेल कूद की सरगर्मी या तफरीह है, और फन, नॉट जस्ट कम्पिटिटिव गेम, ना कि सिर्फ मुसाकती खेल, आपस में जो खेल खेला जाता है आजकल, कहते हैं ये है स्पोर्ट। बेसिकली पहले क्या होता था, इट मीन इसका मतलब लिया जाता कि ये प्लेफुल एक्टिविटी है, फन, ठीक है ना, खेल कूद या फन है। तो सेंटेंस फिक्रा जुमला क्या होगा, चिल्ड्रन वर इंगेज इन सपोर्ट अंडर द वार्म सन, यानी कि इंगेज क्या थे, मशगूल थे, इन सपोर्ट खेल में, खेल कूद, अंडर द वार्म सन सख्त धूप, तेज धूप में, बच्चे तेज धूप में खेल कूद में मशगूल थे। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब आ गया डिसेंड, डिसेंड माना वही उतरना, उतराई, दम टू मूव डाउनवर्ड और कम डाउन फ्रॉम ए हायर प्लेस, ठीक है जी, नीचे की तरफ जाना, ऊंची जगह से नीचे आना। सेंटेंस क्या होगा, एज दे एंडेड द सन बिगेन टू स्लोली डिसेंड, बिगेन टू शुरू हो गया, स्लोली डिसेंड आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप होना, डिसेंड है एंडेड, जैसे ही दिन खत्म हुआ, जैसे दिन खत्म हुआ सूरज आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप होने लगा। तो यहाँ देखें जी, हमने ये वाला पार्ट अपना क्लियर कर लिया है। तो आइए हम नेक्स्ट अपना पार्ट देखते हैं, आपको उम्मीद है ये समझ आ रही होगी। तो आज का हमारा ये लास्ट है इस लेक्चर का, फिर कल हम इंशाल्लाह इस तरह ऑक्सीमोरन एंड यूफिमिज्म पढ़ेंगे, लेकिन आज न्यूएंसेस इन द वर्ल्ड मीनिंग, इनको क्लियर करते हैं। और ये आपके नोट्स फिर बने हुए हैं, तीन वर्ड हैं, इनमें हम बारीकियां तलाश करते हैं। आइए आपके नोट्स की तरफ ले जाता हूँ आपको, आपको होपफुली ये क्लियर हो जाएगा। ये देखें जी, नुएंसेस एंड वर्ड्स मीनिंग, अल्फाज के माने में जो बारीकियां हैं उनको जरा हमने समझना है। और नंबर अब वर्ड्स कौन कौन से हैं थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पहला है मेरी एंड जॉयफुल, वेरी टायर्ड, इक्विंग, रिजोंडिंग, इनमें फर्क क्या है, थोड़ा बारीकियां ढूंढनी है। न्यूएंसेस का मतलब ही यही है, न्यूएंसेस, ठीक है जी, बारीकियां, दोनों लेके मिलते जुलते अल्फाज हैं, तो क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, क्या बारीकियां हैं, थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। जी, मैरी वर्सेस जॉयफुल, ठीक है जी, हमने लिखा मैरी क्या, खुश व खुर्रम, रेफर टू बीइंग cheerful in a light hearted and playful way, हल्के फुल्के और खेल के में खुश रहने से मुराद है। ऑफन यूज फॉर सेलिब्रेशन, तकरीबात, एंड ग्रुप विद हैप्पीनेस, ग्रुप की खुशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समझ आ गई ना, ये सारा कुछ क्लियर कर दिया गया है, ठीक है जी। अब जॉयफुल क्या, खुशी से भरपूर, ये डीपर मकसद है मेरी से, उससे अगली एडवांस फॉर्म है डीपर, मोर हार्ट फेल्ट हैप्पीनेस, ज्यादा दिल से जो खुश होती है। इट कैन बी पर्सनल एंड स्पिरिचुअल, एक गहरी ज्यादा दिली खुशी, ये जाती और रूहानी हो सकती है। मगर मेरी में तो नॉर्मल खुश होना, तकरीबा खुश होना, लेकिन अगर कोई दिल से बहुत ज्यादा है, हार्ट फेल्ट है, और वो जाती भी हो सकती है और स्पिरिचुअल यानी कि रूहानी भी हो सकती है। तो होपफुली ये आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट पे चलते हैं, सॉरी एग्जाम्पल, फिर हमने सेंटेंस भी बना लिया है, दैट्स गुड, क्योंकि हमने मीनिंग तो बता ही दिए है ना। तो अब हम सेंटेंस भी एग्जाम्पल है, द बेल्स रेंग ए मैरी टोन, घंटियां खुशी का नगमा बजा रही हैं, ठीक है जी, समझ आ गई जी। मदर वॉज जॉयफुल एट हर चाइल्ड सक्सेस, इधर एपोस्ट्रॉफी आ गई है, और ये वाज आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, एट प्रपोजिशन है, हर प्रोनाउन है, मदर की तरफ इशारा है, और चाइल्ड्स प्रोसेस यानी कि माँ अपने बच्चे की कामयाबी में खुशी सरशार थी, दिल से, हार्ट से, इसलिए जॉयफुल। यहाँ पर नॉर्मल है, मेरी टोन अच्छी लग रही है, नॉर्मल अंदाज वाली खुशी, ठीक है जी। तो ये फर्क था। अब दूसरा है जी वर्ड, दूसरा वो है वेरी वर्सेस टायर्ड, ठीक है जी, वेरी वर्सेस टायर्ड देख लें, ये है वेरी वर्सेस टायर्ड, फिर इक्विंग एंड रिजॉर्डिंग भी करना है,
तो इसका हमने फिर वही वेरी होता है निढाल, मतलब निढाल होया होना। टायर्ड ड्यू टू लॉन्ग एफर्ट, जो बड़ी मेहनत, लंबी कोशिश, तवील कोशिश से, या जज्बाती एग्जॉशन, एग्जॉशन होती है जज्बाती थकावट की वजह से थक गए थे, थकावट का एहसास होना, हैज अ सेंस ऑफ बीइंग ड्रेन्ड, जैसे थकावट का बहुत ज्यादा एहसास हो जाना। तवील को जज्बाती थकावट की वजह से थक गए थे, थकावट का एहसास है, तो वेरी उस पानी में लिया जाता है। टायर्ड का थका हुआ, जनरल फिजिकल फटीग, ठीक है, फटीग। तो फटीग जो होती है ना वो जनरल आम थकावट है, कोई ज्यादा नहीं है इसमें, मेरी में बहुत, जैसे बंदा बहुत ज्यादा निढाल हो चुका हो ना। फटीग क्या है? फटीग होती है जो फिजिकली आम जिस्मानी थकावट है, कैन बी रिजॉल्व विद रेस्ट, जब आराम के साथ हल किया, जिसे आराम के साथ हल किया जा सकता है। तो ये क्लियर हो गया। तो अब इसका डिफरेंस का हम सेंटेंसेस दोनों को ले रहे हैं आपके सामने, तो आपको फिर क्लियर हो जाएगा। तो ओल्ड मैन सैट डाउन वेरी फ्रॉम द डेज वर्क। अब बुजुर्ग है, बूढ़ा है, जब वो बूढ़ा आदमी दिन में चाहे निढाल होकर काम करके या जैसे भी है वो निढाल हो जाता है ना, उसकी वैसे ही बुजुर्ग बुजुर्ग बुढ़ापा है, तो बहुत ज्यादा निढाल है किस्म का वो, उसके सेंस में ले रहे हैं। अच्छा, अब शी फील्ड टायर्ड आफ्टर रनिंग द रेस। अब जब रेस करता है तो जवान बंदा ही करता है ना, तो वो थक जाता है, और रेस का तो ठीक हो जाता है, तो दौड़ के बाद वो थक गई थी। शी फील्ड टायर्ड, ठीक है ना, आफ्टर, ये पास्ट पास्ट पार्टिसिपल है, ये आपका क्या हो गया, सेकंड फॉर्म में फील्ड की महसूस करना, आफ्टर आपको पता है रनिंग, रनिंग के बाद, ये प्रपोजिशन है, रनिंग आपके सामने, आपका रनिंग द रेस, रेस रेस के बाद, ठीक है जी। तो इनमें फर्क आपको निढाल और थके होने का क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केस है, और ये क्या है, आपकी नॉर्मल जो थकावट है। आज का जी आखिरी हमारा वर्ड है जी, और टॉपिक का भी आखिरी, इक्विंग वर्सेस रिजॉर्डिंग। इक्विंग होता है गूंजती हुई, साउंड दैट रिपीट्स और रिफ्लेक्ट्स बैक आफ्टर हिटिंग ए सरफेस। आवाज जो रिपीट दोहराई जाती है या अक्कासी करती है, जब किसी सर्वे से टकराए, आवाज जो सतह से टकराने के बाद दोबारा या अक्कासी करती है, ठीक है जी, दोबारा आती है या अक्कासी करती है, तो इस तरह का एक लफ्ज होता है इक्विंग का। अब क्या है जी, रिजॉन्डिंग क्या होता है, वेरी लाउड। अब वो तो नॉर्मल अंदाज में हम ले रहे हैं इक्विक, लेकिन जो गूंजदार आवाज है, वेरी लाउड एंड क्लियर साउंड दैट फिल्स स्पेस, बहुत ज्यादा गरज चमक, जैसे गूंजदार आवाज है, बहुत बुलंद आवाज है जो पूरे माहौल में सुनाई दे, ठीक है जी, जैसे गरज चमक होती है तो आपको पता है। तो इस तरह बहुत ज्यादा अगर आवाज हो तो वो गूंजदार होगी, रिजॉन्डिंग होगी। अगर नॉर्मल कोई आवाज है तो उसको इक्विंग कहेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल, द हेल्थ वर इक्विंग विद लाफ्टर, पहाड़ियां हंसी से गूंज रही थी, ऐसा लग रहा है हंस रही हूँ, तो ये नॉर्मल, ठीक है ना। अब एक्सट्रीम केस रिजॉन्डिंग है, रिजॉन्डिंग चीयर ऑफ द क्राउड फिल्ड विद, जैसे तभी बहुत ज्यादा शोर करे तो ऐसा लगता है स्टेडियम भर गया गूंज से, तमाशाओं की गूंजदार खुशी से स्टेडियम भर गया। द रिजॉन्डिंग चीयर ऑफ द क्राउड फिल्ड द स्टेडियम। तो ये होपफुली आपको क्लियर हो गया, ये था हमारा आज का लेक्चर और टॉपिक आखिरी। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह हम आपके लिए नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिसे मैंने बताया नेक्स्ट लेक्चर और आखिरी होगा ये, फिर ये भी हमारा तीसरा यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। आखिर में कॉन्टैक्ट्स आपको दिखा देते हैं जी। कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन क्यूरी है या मालूमात या कुछ भी आपने इस मुतलका पूछना है तो ज़रूर आप हमसे बुखारी BSELLER@gmail.com पे अब रब्त कर सकते हैं। मोबाइल व्हाट्सएप है हमारा 0320514143, और ये हमारा यूट्यूब चैनल, और इस पे भी ये ऑप्शन ये भी है, अभी इस पे हम अपलोड कर रहे हैं अपनी यूट्यूब वीडियोस। तो बस यहाँ तक एंड करते हैं हम, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। दुआ में याद रखा करें। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।